हमारी इस खास पेशकश एलआईसी के आईपीओ में आप निवेश करें या ना करें, किस तरह का आईपीओ है, किस तरह के प्रॉफिट्स बना के देगा, क्या लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें निवेश करेंगे या इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे, इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित और हमारे साथ 3 अलग अलग जानकार मौजूद होंगे जो कि इस पूरे कार्यक्रम में आपकी मदद करेंगे कि एलआईसी के इस मेगा आईपीओ में आपकी रणनीति हो क्या। देश का सबसे बड़ा आईपीओ 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ, जिसमें सरकार 3.5% के आसपास की हिस्सेदारी बेच रही है। यह आईपीओ 4 तारीख को खुलने वाला है और उसके बाद इंश्योरेंस का एक जायंट लिस्ट होने वाला है। तो इस तरह की लिस्टिंग, इस तरह की कंपनी के साथ आपकी रणनीति क्या हो, इस पर बातचीत करेंगे हम शरद अवस्थी से, आस्था जैन से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं हेम सिक्योरिटीज की, और साथ साथ नरेंद्र सोलंकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आनंद राठी से हमारे साथ मौजूद हैं कि किस तरह के वैल्यूएशन कैचअप वो देख रहे हैं सेक्टर के लिए, किस तरह से वो रीड कर रहे हैं इस आईपीओ को, क्या करना चाहिए, किस तरह की रणनीति उनकी होनी चाहिए। तो शरद जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के साथ शुरुआत करूंगा कि जिस तरह का जायंट लिस्ट होने जा रहा है, ये इतिहास में पहली बार होगा। इस तरह का लास्ट आंकड़ा जो हमने कहीं देखा था वो सरकारी पीएसयू में कोल इंडिया के आईपीओ के समय पे ही आता हुआ दिखाई पड़ा था, और ये शायद आज से 2 डिकेड या 1.5 डिकेड पहले की बात है जब इस तरह की कंपनी लिस्ट हुई थी। लेकिन एलआईसी लिस्ट होगा ये उस समय किसी ने नहीं सोचा था। अब एलआईसी लिस्ट होने जा रहा है और इस तरह के वैल्यूएशन, इस तरह के लिक्विडिटी या इस तरह के पैसे के साथ लिस्ट हो रहा है। 23,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? प्राइमरी मार्केट का एक बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा और इतना बड़ा इशू हमने पास्ट में कभी देखा नहीं। और एट द सेम टाइम अब जो वैल्यूएशंस पे इन्होंने इस इशू को प्राइस कर दिया है, मेरे हिसाब से पूरी इंस्टीट्यूशनल और डोमेस्टिक डिमांड बहुत स्ट्रांग रहने वाली है इस इशू के लिए। जिस प्राइस पे ये अवेलेबल किया जा रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल और पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी डिस्काउंट है। पॉलिसी होल्डर्स के लिए डिस्काउंट भी एक नया है और साइज के हिसाब से आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप हर महीने का डेटा इंश्योरेंस का देखें तो आपको दिखाई देगा कि एलआईसी जहाँ बैठा रहता है बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर वाले मिलके भी उसके आसपास नहीं है। तो बड़े होने के खामियाजे भी हैं और बड़े होने के फायदे भी हैं। तो अगर आप इनकी टोटल कॉर्पस वगैरह देखें तो वो भी काफी बड़ी है। तो बहुत बड़ा गेम चेंजर है मेरे हिसाब से। इसकी लिस्टिंग के बाद इंडिया की टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें भी काफी अच्छा फर्क पड़ेगा और बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन लोगों को इंश्योरेंस में बड़े तौर पे मिलेगा, क्योंकि अभी तक आप एक ऐसी कंपनी में हिस्सेदारी कर ही नहीं रहे थे इंश्योरेंस में जिसका लगभग 70% हिस्सा है बाजार में। अच्छा आशा जी, देखिए ये कंपनी के साथ एसोसिएशन हर इंसान की जो भी इंश्योरेंस सेक्टर को जानता है बहुत पुरानी है, क्योंकि ये इंश्योरेंस का एक घर घर फैला हुआ नाम है। 50% से ज्यादा मार्केट शेयर हर सेगमेंट में है। तो इस तरह की एक ब्रांड वैल्यू, दुनिया का करीब 5वां और देश का 3रा सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ब्रांड की जो वैल्यू है वो तो सबको पता है किस तरह की है। तो इस तरह की ब्रांड वैल्यू के साथ जो रिटेल निवेशक हैं वो यही चीज सबसे पहले सोचते हैं, क्या एलआईसी जैसी कंपनी में पैसा नहीं लगाया तो वो लॉस होगा, या इस तरह के सेक्टर में हाल फिलहाल की बड़ी कंपनियों की सिचुएशन को देख के अगर पैसा लगाया तो दिक्कत होगी। तो आप किस तरफ इसे मान रही हैं? कैसा देखा जाए इस आईपीओ को? क्या करना चाहिए आम निवेशकों को? गुड इवनिंग सुमित जी। देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे पैसा लगाना ही चाहिए। अगर शॉर्ट एंड स्वीट में एक लाइन में आंसर दूं, पैसा लगाना ही चाहिए। इसके 2-3 कारण है। बिल्कुल आईपीओ साइज बहुत बड़ा है, लेकिन पहले पास्ट में जो इतने बड़े आईपीओ साइज नहीं है, लेकिन फिर भी जो बड़े आईपीओ आए थे उनमें वैल्यूएशन एक मेजर प्रॉब्लम रहा है, वैल्यूएशन एक मेजर कंसर्न रहा है। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने यहाँ वैल्यूएशन को बहुत अट्रैक्टिव बना दिया है, क्योंकि अब ये सिर्फ 1.1 टाइम ऑफ एम्बेडेड वैल्यू आएगा, तो ये काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हुआ है कि, और इस वैल्यूएशन पे मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को बिल्कुल यहाँ पे पैसा झोंकना चाहिए। इनफैक्ट जो पॉलिसी होल्डर्स है उनको भी यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। दूसरी तरफ है कि स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। तीसरी तरफ ट्रस्टेड ब्रांड रहा हुआ है। चौथी तरफ आपने खुद ने भी बताया मार्केट शेयर मतलब 61% से ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ क्रॉस रिटर्न प्रीमियम की बात करूं या न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करूं, इतना बड़ा एजेंट बेस है कि 55% टोटल भारत में जितने एजेंट है उसमें से 55% तो अकेले एलआईसी के पास है। और एक सबसे बड़ा पैरामीटर जो हम एनालिस्ट भी देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी इसके पैरामीटर्स जो है रिटर्न ऑन इक्विटी के इसके पेयर्स से ज्यादा है। तो मुझे लगता है इन सब पैरामीटर्स पे एलआईसी अच्छा लगता है। क्योंकि इश्यू साइज बड़ा है तो हो सकता है कि लिस्टिंग वाले दिन इतना बड़ा सप्लाई आए तो बहुत बड़े गेन ना हो, बट मुझे लगता है कि थोड़े छोटे मोटे गेन और लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल इसको लगाना चाहिए। ओके
नरेंद्र जी, 902 से 949, जिसके अंदर डिस्काउंट भी शामिल कर लें अगर, तो 60 रुपए के आसपास का पॉलिसी होल्डर्स के लिए डिस्काउंट, 45 रुपए के आसपास के डिस्काउंट्स एम्प्लॉयज़ के लिए, या जो बाकी रिटेल निवेशक हैं उनको भी डिस्काउंट। तो इस तरह के डिस्काउंट मिलने के बाद और इस तरह की प्राइसिंग पे फेयर वैल्यू दिख रही है आपको एलआईसी में? जी हाँ, जैसे कि हमने देखा कि जो पहले एक्सपेक्टेशंस चल रही थी मार्केट में कि जो एलआईसी का आईपीओ है वो अराउंड थोड़े हायर वैल्यूएशंस पे आएगा, तो वहां पे मार्केट को थोड़ी फिक्र भी थी। बिकॉज यहाँ पे आपको एक और चीज देखने की जरूरत है कि एलआईसी का जो बिजनेस मिक्स है वो थोड़ा डिफरेंट है प्राइवेट इंश्योरेंस से। और हिस्टोरिकली जो एलआईसी का बिजनेस है वो पार्टिसिपेटिंग पोर्शन जो है उसका वो हायर होता है और नॉन पार्टिसिपेटिंग काफी लो है, अराउंड 3% के आसपास। जिससे क्या होता है कि जो सरप्लस जनरेट होता है वो पॉलिसी होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और शेयर होल्डर्स में नहीं होता है, जो कि लास्ट 6 मंथ जो कि सितंबर 21 है वहां पे उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करी है। तो 2 बड़े चेंजेस हुए हैं। एक, इन्होंने गाइडेंस दी है कि पार्टिसिपेशन रेशियो जो है उनका पहले 5% था, वो धीरे धीरे इंक्रीज होके 7.5 होगा और 10% होगा शेयर होल्डर्स के लिए पार्टिसिपेटिंग जो फंड है उसमें से। और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज होती हैं जिनमें पहले पॉलिसी होल्डर्स का भी पार्टिसिपेशन हुआ करता था, वो अब 100% शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन होगा। तो ये जो 2 चेंजेस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि काफी हेल्प करेगा इसकी शेयर होल्डर वैल्यू बनाने में। और सेकंड जो एस्पेक्ट है, अगर आप देखेंगे इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस और लास्ट 5 इयर्स का परफॉर्मेंस, सो जो कंपनीज का हायर मार्जिन बिजनेस होता है जो कि अपन जिसको कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज, सो उसमें इसका जो शेयर है वो सीक्वेंशियली इंक्रीज होए जा रहा है, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। और मैनेजमेंट का भी कमेंटरी यही है कि वो सीक्वेंशियली इसको इंक्रीज करेंगे, जो कि प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज है उनका काफी हाई है, विच इज मोर देन 20% ऑफ सम प्राइवेट कंपनीज। सो डेफिनेटली पहले के मुकाबले अभी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, कंसिडरिंग कि इसका बिजनेस मिक्स भी एक हायर मार्जिन की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, शरद सर, सबसे पहले शुरुआत एक अहम चीज के साथ। एक समय पर ऐसा भी हमने देखा है कि डीमैट अकाउंट इंडिया में बहुत कम होते थे और उसके बाद वो धीरे धीरे उसका पेनिट्रेशन बढ़ा और आज वहां से 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना तक पहुंच चुके हैं। आज इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन महज 5% के आसपास, 6% के आसपास हम मान के चलते हैं। अगर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी इसी क्वांटम में बढ़ता है डाउन द लाइन अगले 5 से 10 साल में, तो सिचुएशन सिनेरियो एलआईसी के लिए, बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस के लिए या फिर पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कैसे री-रेट होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, हम इस सेगमेंट पे बहुत ज्यादा बुलिश हैं और मुझे लगता है ये अगर एक कॉन्सेप्ट जैसी स्टोरीज में आप पैसा डाल रहे हैं अगले 5, 10, 8 सालों के लिए, तो इंश्योरेंस आपकी टॉप पिक होनी चाहिए। 1-2 साल में हो सकता है आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे, उतने नंबर्स नहीं दिखाई दे, ओकेजनली कोई कोविड बर्स्ट या इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिख सकता है। बट जनरली जैसा अपना पेनिट्रेशन लेवल है सिर्फ 5% पे, अपर कैपिटा इनकम ग्रोथ की बात करते हैं, पेनिट्रेशन बढ़ने की बात करते हैं, इंडस्ट्री की जनरल एक्सपेक्टेशन ये है कि एटलीस्ट 15 से 20% की ग्रोथ रेट अगले 7-8 साल में रहनी चाहिए। और जैसे जैसे ये एयूएम बढ़ेंगी प्राइवेट सेक्टर की भी, एलआईसी भी तो अपने आप में काफी बड़ी एयूएम है, सारे म्यूचुअल फंड से भी बड़ी है। तो और बाकी अगर आप बाकी प्राइवेट सेक्टर्स की भी देखें तो पूरे सेक्टर के लिए मुझे लगता है ये एक ऐसा एकदम सनराइज स्पेस है जहां 8 से 10 साल के लिए ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की एलोकेशन रहनी चाहिए डिसेंट पोर्टफोलियो। ये बात तो सही कही आपने। एयूएम 38 लाख करोड़ का एयूएम, मतलब अगर मासिव साइज देखा जाए इस ऑर्गेनाइजेशन का तो उससे अंदाजा लगा लिए किस तरह का है, क्योंकि जब ये लिस्ट होगी तो लिस्ट ही है बतौर देश की 4थी या 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बनकर होते हुए दिखाई पड़ेगी 6 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप के लिहाज से। अच्छा नरेंद्र सर, एक चीज और, ये इंश्योरेंस स्पेस पे अगर मैं जाना चाहता हूं तो एलआईसी जो कि 1.1 के वैल्यूज पे मिल रही हैं बाकी इंश्योरेंस कंपनी के कंपैरिजन में, तो क्या इसको ही तवज्जो दूं या फिर बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, नंबर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहे हैं, उनके अंदर जाऊं, वो लिस्टेड प्लेयर्स में जाना ज्यादा बेटर है या फिर इंश्योरेंस में एलआईसी के साथ जा सकता हूं? क्योंकि ये सवाल बहुत आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल। तो इसमें जैसे मैंने अभी आपको पहले कमेंट में बताया कि आपको बिजनेस मिक्स भी देखना होता है, तो हर कंपनी का बिजनेस मिक्स अलग अलग है। एलआईसी का बिजनेस मिक्स जैसे हिस्टोरिकली मैंने बताया 97% के अराउंड पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज में हुआ करता था, जिसमें जो सरप्लस जनरेट होता है वो पॉलिसी होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको आप एक तरीके से सेविंग एंड इंश्योरेंस
टाइप की जो पॉलिसीज होती हैं वो है। अभी की डेट में जो प्राइवेट कंपनीज हैं, चाहे HDFC हो, ICICI लाइफ हो या SBI हो, इनका नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज जो कि जनरली होती है, जिनको आप कह सकते हैं टर्म इंश्योरेंस टाइप की जो पॉलिसीज होती हैं, जो सिर्फ रिस्क कवर करती हैं, जिसमें कोई सेविंग्स प्लान नहीं अटैच होता, उसमें जनरली मार्जिन हायर होते हैं। सो जो प्राइवेट कंपनीज है उनका जो पोर्शन ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज ऑलरेडी हाई है। सो उनका जितना भी न्यू बिजनेस प्रीमियम जनरेट हो रहा है उसमें उनका रिटर्न्स भी काफी हाई है। अगर आप देखेंगे तो सबके ऑलमोस्ट 20% से ऊपर ही है। आज जैसे SBI लाइफ का रिजल्ट है, उन्होंने काफी अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। सो प्राइवेट कंपनीज ऑलरेडी उस मिक्स पे हैं एंड इसलिए उनका वैल्यूएशन इज हायर एंड दे आर ट्रेडिंग एट अराउंड 3.5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। और इंडिविजुअली वो अलग अलग बिजनेस मिक्स और ग्रोथ के हिसाब से वो इंडिविजुअली अलग अलग मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रही है। LIC का कम है, लेकिन मैं इसको एकदम कम भी नहीं कहूंगा, काफी अच्छी वैल्यूएशन कहूंगा, क्योंकि जो ट्रेंड है LIC का, इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग टू नॉन पार्टिसिपेटिंग, जो कि आज की डेट में अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो लेटेस्ट में उन्होंने जो ERHP में फाइल किया उसमें अराउंड 70% के आसपास ड्रॉप हुआ, जो पहले 97% हुआ करता था पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज का रेशियो, विच इज वेरी गुड साइन फॉर शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा जो इनका रूल चेंज इन्होंने किया है कि नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज है वो 100% शेयर होल्डर्स के सरप्लस में जाएंगी, और ये इनका काफी पॉजिटिव है शेयर होल्डर्स के लिए। और तीसरा जो इन्होंने चेंज किया कि पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज में जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनका 90:10 का रेशियो होता है इंडिया के अंदर, और LIC का 95:5% का रेशियो होता है। तो इन्होंने भी ये ग्रेजुअली चेंज करके और नेक्स्ट ईयर ये लोग इसको 7.5% करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 2024-25 ऑनवर्ड्स ये प्राइवेट प्लेयर के रीजन में आ जाएंगे, जो कि 90% पॉलिसी होल्डर्स एंड 10% शेयर होल्डर सरप्लस के उसमें जाएगा। सो ये जो 2-3 चेंजेस हैं ये काफी अच्छे हैं। तो इनिशियली जो वैल्यूएशंस अभी अपन को लगे काफी कम है, लेकिन ये ग्रेजुअली कैचअप कर लेगा जैसे जैसे LIC अपना ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी और दिखाएगा। अच्छा, आस्था मैम, एक नया टर्म LIC के IPO से सामने आया है, वो है एम्बेडेड वैल्यू का, जिसमें फ्यूचर अर्निंग्स को भी डिस्काउंट किया जाता है प्रेजेंट अर्निंग के साथ, या फ्यूचर अर्निंग को जोड़ा जाता है इनके जो NAV होती है उसके अंदर। तो इस तरह के एडजस्टमेंट्स में LIC सबसे कम दिखता है, 1:1.1 टाइम्स पे LIC काम काज कर रहा है, जबकि प्रीमियम कमांड करता है HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ जैसी कंपनी। कुछ आर्टिकल्स में ये भी मेंशन है क्योंकि इंडिया एक अंडर पेनिट्रेटेड स्पेस है इंश्योरेंस स्पेस में, इसीलिए इनको इतना अच्छा जो एम्बेडेड वैल्यू है वो मिलता भी है। LIC का 1.1 क्या आगे चल के हम 3.2 होते हुए देखेंगे? 3.2 इतना तो मैं जल्दी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये बिल्कुल यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। और एक चीज का और हमें यहाँ पे सुमित ध्यान रखना चाहिए कि डिविडेंड भी मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी भी सिर्फ अपना 3.5% ही ऑफलोड कर रही है। तो आगे जाते हुए शेयर होल्डर्स को यहाँ पे वैल्यूएशंस तो ठीक ठाक लगी रहे हैं, साथ में एक और जो इनकम होगी इस IPO में लगाने से, और जिसे हम यूजुअली फिक्स्ड इनकम भी बोलते हैं, वो डिविडेंड के तौर पे भी आएगी। तो डेफिनेटली एम्बेडेड वैल्यू के टर्म्स में गोइंग फॉरवर्ड कैच करेगा, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे अपनी पॉलिसीज में चेंज किया है, और उन चेंजेस के आने की वजह से मुझे लगता है कि मार्केट इनको वैल्यूएशन देगा। और उसके अलावा हमें एक डिविडेंड का जो फैक्टर है उसको भी नहीं नकारना चाहिए, वो भी एक आय की तरह काम करेगा। तो मुझे लगता है ये दोनों ही फैक्टर मिलके इस IPO को अच्छा बना देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा शरद सर, ये आस्था मैम ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। बहुत साल पहले जब कोल इंडिया आया था, मासिव IPO लेकर आया, उसने कहने के लिए स्टॉक प्राइस में शायद वेल्थ जनरेट नहीं भी की हो, लेकिन उसने इतना डिविडेंड दिया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी कॉस्ट तो खत्म हुई और साथ ही बहुत मासिव रिटर्न डिविडेंड के थ्रू जनरेट कर दिया। तो इस तरह की जो बड़े PSUs हैं और जो मासिव डिविडेंड जनरेटिंग PSUs हैं, कैश रिच PSUs हैं, क्या उसकी कैटेगरी में इसको रख सकते हैं? क्या इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि एक नेग्लिजिबल शायद रिटर्न होगा स्टॉक प्राइस में, लेकिन डिविडेंड मासिव होगा जिससे वेल्थ क्रिएट हो जाएगी? देखिए, डिविडेंड तो मैसिव होना चाहिए, बट इसको कोल इंडिया से आप कंपेयर 2 चीजों की वजह से नहीं कर सकते, क्योंकि कोल इंडिया का जब से इशू आया तब से एक धारणा बन रही थी कि कोल एक ऐसा सेगमेंट था जहां ग्रेजुअली जो पूरे सेक्टर में उनकी पाई थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। अगर आप आने वाले 20 सालों 30 सालों की भी ज्यादातर चीजें देखें तो व्यू ये है कि कोल ग्रेजुअली कंजम्पशन कंपैरेटिवली पूरे शेयर में कम होगी और रिन्यूएबल का शेयर बढ़ेगा।
इंश्योरेंस के केस में ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस में अपनी पेनिट्रेशन लेवल्स बहुत कम है, जैसा आप अभी बता रहे थे, और अक्रॉस इंडस्ट्री 15% ग्रोथ रहेगी। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब इंडस्ट्री 15% पे कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करती है तो जो मार्केट लीडर्स होते हैं 40-50% शेयर जिनका होता है, वो यूजुअली उस रेट से ज्यादा ग्रो करते हैं, और जो छोटे वाले प्लेयर हैं उनमें थोड़ी मारामारी चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ ग्रोथ और सिर्फ डिविडेंड के हिसाब से नहीं, ग्रोथ के हिसाब से भी काफी अट्रैक्टिव रहना चाहिए। और जिस वैल्यूएशन पे इशू आ रहा है वहां से मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इवन लिस्टिंग पे भी ठीक ठाक काफी अच्छा मुनाफा होना चाहिए लोगों को। तो बड़ी पीएसयूज में आप कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये मान के जरूर चल सकते हैं कि एक बढ़िया डिविडेंड जनरेशन और एक बढ़िया वेल्थ क्रिएशन इस सेक्टर में अगर करना चाहते हैं तो एक एलआईसी अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन दो तरह के निवेशक होते हैं, जिनको लिस्टिंग गेन भी चाहिए होती है और दूसरी तरफ वो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेकर रखते हैं। दोनों के लिए अलग अलग रणनीति। एक छोटे से ब्रेक के उस पार तीनों जानकारों से पूछते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पार। तो 21,000 करोड़ के मासिव एलआईसी आईपीओ में आपकी रणनीति क्या हो, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ तीन जानकार मौजूद हैं। शरद अवस्थी हैं, आस्था जैन है और नरेंद्र सोलंकी हैं, जो कि अपने विचार रख रहे हैं किस तरह से आपको इस आईपीओ को प्ले आउट करना है। तो अब सीधा सीधा सवाल जो कि हर इन्वेस्टर जानना चाहता है। शरद जी, पहला सवाल आपसे ही होगा। दो तरह के निवेशक, कुछ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा डालते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेकर रख लेते हैं ताकि सही दाम पर मिले। दोनों के लिए आपके तर्क क्या है? क्या करना चाहिए उसमें? लिस्टिंग के लिए रहें, लॉन्ग टर्म के लिए रहें, और क्या रीजन है? लिस्टिंग वालों को भी अप्लाई करना चाहिए। हमारे हिसाब से 1.51 की प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू है, तो एटलीस्ट 30 से 40% अपसाइड आपको लिस्टिंग पे मिलना चाहिए। अगर डिस्काउंट पे भी ट्रेड होता है वीजा भी प्राइवेट, तो 1.5 की प्राइस टू एम्बेडेड बुक वैल्यू मिलनी चाहिए, तो एम्बेडेड वैल्यू मिलनी चाहिए, तो वहाँ पे लिस्टिंग तो बिल्कुल फायदा होगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए, पूरी स्पेस में ही बने रहना चाहिए। ओके, आशा जी, आपका व्यू? लंबी अवधि के लिए इस आईपीओ में बने रहने की पहले भी आप राय दे चुकी हैं, लेकिन क्या लिस्टिंग गेन, क्योंकि उम्मीदें बढ़ गई हैं आजकल आईपीओ से, इस तरह की उम्मीदों के बीच में क्या लिस्टिंग गेन की उम्मीद आप लगा रही हैं इसमें, और क्या राय आपकी दोनों तरह के निवेशकों के लिए? देखिए सुमित, माहौल कैसा है उस पर भी थोड़ी सी लिस्टिंग निर्भर करेगी, मार्केट कैसा रहता है। इनफैक्ट 4 मई को फेड की मीटिंग भी है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल ही गेन देके जाएगा, लेकिन लिस्टिंग के दिन मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ कि डिसेंट सा लिस्टिंग गेन हो सकता है। और बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन जिस तरह से हमने लास्ट ईयर देखे थे उतने बड़े की तो मुझे उम्मीद नहीं है, बट एक छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे लगाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली रिटर्न गिविंग इश्यू नहीं। अच्छा, तो लंबी अवधि के लिए यहां पर आप निवेशित रहें, लेकिन छोटी अवधि में एक रीजनेबल रिटर्न आ सकता है कि आप इस तरह के साइज के आईपीओ में, बहुत बड़ा नहीं लेकिन एक रीजनेबल रिटर्न यहां पर देख सकते हैं। अच्छा नरेंद्र सर, आपका भी यही मानना है कि क्या लिस्टिंग के लिए इसमें थोड़ा बहुत पूंजी देखी जा सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए इसमें बने रहना चाहिए, निवेश करना चाहिए, अच्छी वैल्यू है? आप क्या तर्क रखते हैं अपने? 40 से 60 रुपए का डिस्काउंट तो ऑलरेडी रिटेल और पॉलिसी होल्डर्स को मिला हुआ है, तो एक थोड़ा तो गेन का पॉसिबिलिटी ऑलरेडी वहां बना हुआ है। प्लस लिस्टिंग क्योंकि साइज बड़ा है तो रिटेल को तो ऑलमोस्ट अलॉटमेंट काफी हो जाएगा। डिपेंड करता है इस पे कि अपना इंस्टीट्यूशनल डिमांड कैसी है। तो अगर ओवरऑल देखें तो सेक्टर इज ग्रोइंग, सेक्टर काफी अच्छा है, कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी अच्छी है और इसका बिजनेस मिक्स इंप्रूविंग है। सो डेफिनेटली पॉजिटिव आउटकम ही रहेगा लिस्टिंग में भी आईपीओ का। तो एक पॉजिटिव आउटलुक तीनों ही जानकारों की तरफ से कि शायद लिस्टिंग को लेकर बढ़िया सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़े, लेकिन वो लंबी अवधि के लिए आप इसको बतौर अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और शरद सर, कि आपने बार बार तर्क दिया इस चीज का कि ये इंश्योरेंस एक अंडर पेनिट्रेटेड स्पेस है और यहां पर बढ़िया रिटर्न गोइंग फॉरवर्ड देख सकते हैं। तो हर निवेशक के लिए जो कि इंश्योरेंस में एक्सपैंड करना चाहता है, एक बेसिक सवाल कि क्या खाली एलआईसी में ही रहे या एक परफेक्ट ब्लेंड बनाए निजी इंश्योरेंस कंपनियों का और सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों का? बिल्कुल, बहुत सही आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हुआ है वैसा होने की संभावना इंश्योरेंस में भी बहुत बड़ी है। क्योंकि बड़े होने के वही नुकसान है कि एलआईसी का इतना डोमिनेंट शेयर है, ग्रेजुअली जो छोटी वाली प्राइवेट कंपनी है वो बहुत अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। तो आपके पोर्टफोलियो का करीब, अगर जितना पैसा आप इंश्योरेंस में एलोकेट कर रहे हैं, अगर आप 10% एलोकेट कर रहे हैं, तो 6 से 7% आपका एलआईसी में होना चाहिए और बाकी 4% आपका प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में होना चाहिए। तो करीब करीब अगर आप 100 रुपया मिसाल के तौर पे निवेश करना चाहते हैं तो रफली 60 से 70 रुपए आप एलआईसी में जा सकते हैं और 30 रुपए के आसपास आप निवेश कर सकते हैं बाकी निजी इंश्योरेंस कंपनियों में, जिनकी सूची पे हम पहले भी कई बार बातचीत कर चुके हैं। लेकिन
ये जो आपको सूची बताई गई है, सूची के अंदर आप मार्केट शेयर भी अगर देखेंगे तो मार्केट शेयर में LIC उतना ही मार्केट शेयर रखता है, 60% के आसपास, और 30% के आसपास बाकी इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट शेयर रखती हैं। तो आप उसके रेशियो के हिसाब से ही यहां पर निवेश करके चल सकते हैं। और नरेंद्र सर, आपका भी क्या सेम पक्ष है? आप भी ऐसे ही मानते हैं कि दोनों का मिक्स ब्लेंड होना चाहिए? सेक्टोरल बेसिस पे अगर मिक्स ब्लेंड हो तो आप डाइवर्सिफाई करते हो ओवरऑल सेक्टर की ग्रोथ में, लेकिन इसमें आपको बिजनेस मिक्स भी देखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्राइवेट कंपनीज का हायर मार्जिन पे बिजनेस पे ज्यादा फोकस है, जो कि नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज हैं। LIC का अगर आप देखोगे तो परसिस्टेंसी ओवर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम उसका कम है प्राइवेट के मुकाबले, लेकिन जैसे ही अगर परसिस्टेंसी जो रेशियो है उसमें अगर आप पीरियड इंक्रीज होता है तो LIC स्टैंड्स टू गेन। सो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होल्डर्स जितने भी उसमें LIC काफी अच्छी पकड़ रखता है अपनी। सो एक आपको मिक्स बना के चलना पड़ेगा, बिजनेस भी आपको रिव्यू करना पड़ेगा। तो फिलहाल और इसमें वैल्यूएशंस का भी एक फंक्शन होगा कि किस वैल्यूएशन पे आपको कब कौन सा स्टॉक मिल रहा है। तो ये 3-4 चीजें आपकी इक्वेशन में बिल्कुल रहनी चाहिए और उस हिसाब से आप इसको बैलेंस बना सकते हैं। बट एक अच्छा आइडिया है अगर आप एक इंडस्ट्री में कम से कम 2 प्लेयर में इन्वेस्ट होकर रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और ये तमाम डिटेल से बातचीत करने के लिए। आस्था मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शरद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और तमाम डिटेल्स पर चर्चा करने के लिए। तो निचोड़ इस बात का ये निकला कि LIC के IPO में अगर आप लिस्टिंग के लिए पैसा डाल रहे हैं तो एक रीजनेबल सम की उम्मीद रखें या रीजनेबल गेन की उम्मीद रखें। लेकिन हाँ, तीनों ही जानकारी बात मान रहे हैं कि अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और अगर इस सेक्टर में ही और लंबी अवधि के लिए आप रहना चाहते हैं तो आप एक मिक्स ब्लेंड रखेंगे जिसमें 60% आपके निवेश का हिस्सा LIC होगा और करीब करीब 30% निवेश का हिस्सा निजी इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है। तो एक मेगा IPO जिसकी शुरुआत होने वाली है और उस IPO से ठीक पहले आपकी रणनीति किस तरह की इस सेक्टर को लेकर, इस कंपनी को लेकर, इस IPO को लेकर, उस पर हमारी खास पेशकश थी। इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।